हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट सॉल्विंग एंड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। जो बेसिक आइडिया था डिटर्मिनेंट का उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको कुछ कुछ बेसिक्स आइडिया हो गए होंगे डिटर्मिनेंट के कि डिटर्मिनेंट की सॉल्विंग कैसे होती है और थोड़ा मोड़ा वगैरह, जैसे माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो गया और पॉइंट ऑफ कोलिनियरिटी की कंडीशन हो गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। तो समथिंग वगैरह में बेसिक्स थोड़ा सा पता हो गया होगा आई होप। और अब उसी सीरीज में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ेंगे और वी विल मूव टू द वेरी important property that's called property of determinant, जिससे क्वेश्चंस जो हैं जो आपने पीछे ओपन करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे, अब वो क्वेश्चंस ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2 से 3 लाइन में विद इन 40 to 50 सेकेंड वो क्वेश्चंस की वैल्यू आप बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन निकालने में सक्षम हो। ओके, इस लिहाज से जो ये टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। ओके, अब लेट ना करते हुए वी विल मूव टू द कंटेंट। कंटेंट क्या है, जैसे पहला पॉइंट जो है अब उस पर हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इफ इन अ डिटर्मिनेंट rows and columns are interchanged, rows and columns are interchanged, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है RI interchanged with CI। इसका यहाँ पे RI का मतलब क्या है, रोज है, ठीक है, क्या है रोज, और C क्या डिनोट करता है, कॉलम्स को डिनोट करता है। ठीक है, आप जानते हो कॉलम को डिनोट करता है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आई होप समझ गए आप। RI इंटरचेंज्ड विद CI, और यहाँ पे जो डबल एरो वाला ये है इसका मतलब होता है कि RI को CI में या CI को RI में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इसका सीधा शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन अगर कोई लिखता है RI इंटरचेंज्ड विद CI, तो इसका मतलब है रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया गया। तो मैंने क्या स्टेटमेंट बोला, इफ इन अ डिटर्मिनेंट rows and columns are interchanged then the value of determinant does not change। मतलब किसी डिटर्मिनेंट में अगर रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो वो चेंज नहीं होगी। अब इसका मतलब कैसे है, थोड़ा सा एप्लीकेशन समझाने पे क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है इसका मतलब। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया अच्छे से। जो स्टेटमेंट के आगे की पॉइंट है, ओके एक मिनट, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं, एक मिनट, कि यहाँ पे क्या है, रो बिकम्स कॉलम एंड जैसे रो 1 बिकम्स कॉलम 1, इसका मतलब क्या है, और रो 2 बिकम्स कॉलम 2, मतलब RI क्या हो रहा है, CI से इंटरचेंज हो रहा है। अब इसको समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है और इसमें दिया है 237 -143 -4। ये इसमें क्या है, ये इसमें है R1, ये वाला पार्ट मतलब रो 1, ये क्या है रो 2 और ये क्या है रो 3। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, मैंने सॉरी प्रॉपर्टी, इसने क्या बोला है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो चलो रो को कॉलम में चेंज कर देता हूं। तो ये जो रो 1 है इसको मैं कॉलम 1 की जगह लिख दूंगा। तो कॉलम 1 कैसे होगा, कॉलम 1 ऐसे ही होगा। मान लो ये जो मेरा रो 1 है 237, इसको मैंने क्या किया, कॉलम में लिख दिया, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्या होता है, यही फर्स्ट कॉलम होता है। ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम हो गया, सॉरी 237, और जो तुम्हारा रो 2 है -143, इसको सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम ये है तो सेकंड कॉलम में लिखूंगा क्या है, -1 4 and 3। ओके, एंड लास्ट
रो 3 80 माइनस 4 उसको कॉलम 3 में लिख दूंगा 80 माइनस 4। ओके, तो ये रहा, मैंने RI को CI में चेंज कर दिया और ये वाला डिटर्मिनेंट बन गया, जो कि ऑलरेडी मैंने यही लिखा है। देखो यहाँ पे कि जब मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, देखो 237 क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, -143 क्या है, यहाँ पे आ गया, और 80 माइनस 4 ये यहाँ पे आ गया। देखो, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो डिटर्मिनेंट है वो रो से कॉलम में इंटरचेंज करने पर ये मिली। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कि जो ये डिटर्मिनेंट है, जब इसको मैंने रो से कॉलम में इंटरचेंज किया या रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, तो जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो पुराने वाले ही डिटर्मिनेंट के सेम आएगी। मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी? क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू ये भी होगी। मतलब क्या, बस बेवकूफ बनाया है और कुछ नहीं। इसमें क्या कहा है, 237 है तो 237 यहाँ किया, -143 है, -143 यहाँ, और 80 माइनस 4 यहाँ, सो 80 माइनस 4 यहाँ। तो रोज को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर दिया गया, रोज को अगर कॉलम में इंटरचेंज किया गया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो सेम इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट के होगा। ओके, बस यही था। और तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। और अगर आपको वेरिफिकेशन करना है कि आत्मसंतुष्टि मैंने क्या बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, बिना आत्मसंतुष्टि के कुछ नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा है, एक मिनट, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं मानना है, ऐसे कैसे मान लूं कि इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू के बराबर होगी, एक मिनट, इसकी वैल्यू के बराबर होगी, मैं कह रहा हूं। नहीं मानना है तो क्यों मानोगे, सही बात है। सो आप क्या करो, इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू निकालो और इसकी भी वैल्यू निकालो, ये आपका काम है। और देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, और देखना दोनों वैल्यू ही बराबर आएगी, ये वाली भी और ये वाली भी। और 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो बाएं हाथ का खेल होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किन किन लोगों के सच में ये चीज दोनों बराबर आई है, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट अगर बराबर आई है तो मेरी ये जो प्रॉपर्टी हुई ये सही हो गई। और ये प्रॉपर्टी अगर सही हो गई तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूँ, इतना लंबा झमेला निकालने की जरूरत नहीं होगी। इसको निकाल लूं, या फिर मान लो डिटरमिनेंट किसी इस फॉर्म में दिया हुआ है, वो इस फॉर्म में दे दिया है, इसकी जगह ये दे दिया है, इसकी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी बता के रखी हुई, मान लो सपोज करो इसकी वैल्यू x है और मुझसे एग्जाम में पूछ लिया इसकी वैल्यू बताओ, तो मैं इसकी वैल्यू थोड़ी ना निकालूंगा, इसकी वैल्यू देखूंगा कि हाँ भाई ये रो से इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है, और रो से कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, x ही आएगी। ठीक है, क्या आएगी, x ही आएगी। क्यों, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉपर्टी। और ये मुझे पता कैसे चलेगा, अब आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा, रो और कॉलम में इंटरचेंज हुआ है, तो वो पता चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। किससे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ओके, और वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको, और आपका काम ज़्यादा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लेकिन बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ पता ही नहीं चलेगा और ना कमांड आएगी। ओके, सो जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आपका काम है कि पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो और ट्राई करो क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, सो होप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ बस देखते चले जाओ, वीडियो का बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
इसमें बोला है डेल्टा 1 मैंने ये डिफाइन कर दिया और डेल्टा 2 मैंने ये डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ए एक्स यू है, बी वाई बी है, सी जेड डब्ल्यू है, डेल्टा 2 ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, यू वी डब्ल्यू है। मैं बोलता हूँ चलो इसमें बताओ रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। तो तुम कहो मौज है, इसमें कुछ रिलेशन नहीं होगा। कहोगे ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक दूसरे के इंटरचेंज से बने। पूछो कैसे, क्यों? कहो देखो यहाँ पे जो ए एक्स यू जो पहला रो है वो इसका देखो पहला कॉलम है, ये देखो यहाँ पे ये रहा, पकड़ लो इसको खट से। और अगला जो इसकी दूसरी रो है बी वाई बी, ये इसका दूसरा कॉलम है, दिखाता हूँ कैसे। देखो ये इसका दूसरा कॉलम है बी वाई बी, ओके। और जो इसका जो तीसरा रो है सी जेड डब्ल्यू, वो क्या है, इसका तीसरा कॉलम है सी जेड डब्ल्यू, ओके। तो क्या हुआ, सारे रोज को बस कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है, मतलब वही आर को मैंने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया विथ कॉलम। तो जो डेल्टा 1 की वैल्यू होगी वही डेल्टा 2 भी होगा, मतलब यहाँ पे डेल्टा 1 इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा ऑफ 2 होगा। बस क्वेश्चन खत्म। आई होप किसी ने पॉज करके जरूर एक बार देखा होगा। अगर किसी ने देखा है और किसी का आ रहा है रिजल्ट तो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स, ओके, कि हाँ सीरियसली यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन और यू आर एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स वॉट एवर आई एम टेलिंग टू यू, ओके। सो थोड़ा सा टॉपिक में अब थोड़ा सा आगे देखता हूँ। एग्जाम्पल ये तो हो गया है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल है, इसको मैं बाद में लेता हूँ वरना अभी आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वी विल एक और बेसिक प्रॉपर्टी को कवर कर रहे हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ लिखना मेंशन करना भूल गया है, नोट्स में लिख लीजिएगा कि ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, समझा देता हूँ। जैसे प्रॉपर्टी 1 तो आपने देख लिया, क्या था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो वैल्यू आपके डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होती। तो बस अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये रहा प्रॉपर्टी 2, ओके, लिख लिया होगा आई होप आपने। तो थोड़ा सा समझाता हूँ क्या है प्रॉपर्टी 2 का पहाड़, ओके। चलो देखते हैं क्या पहाड़ है। जैसे मैंने डिटर्मिनेंट लिया कि डेल्टा की वैल्यू दी हुई है 3/3 का डिटर्मिनेंट, पहला रो ए बी सी, सेकेंड रो एक्स वाई जेड, थर्ड रो पी क्यू आर। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब अगर मैं लेफ्ट के डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं यही चीज समझाऊंगा कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में बाहर अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, बाहर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो उसको उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रिस्पेक्टिव, लिख लो, रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव रो या कॉलम, कोई भी, चाहे रो चलेगा तो कॉलम भी चलेगा, रो या कॉलम से वो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, वो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर ये 3 है तो इस 3 को मैं किसी भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अगर बाहर 3 है। जैसे मैंने यहाँ पे इस 3 को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, किसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो में। तो अगर मैं डेल्टा इज इक्वल टू इतना है तो 3 डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली रो से मल्टीप्लाई। अब जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे पहली रो से भी, सेकंड रो से भी कर सकते हो, मतलब किसी एक रो, तीनों से मत मल्टीप्लाई कर देना बस। जैसे अभी अगला मैं दिखाता हूँ कि अगर ये 3 डेल्टा है तो मैंने अभी तक क्या किया था, मैंने यहाँ पे अभी R1 में 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। R1 में क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था इस R1 में। अब जरूरी नहीं R1, किसी भी, मैंने क्या लिखवाया है पढ़ो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम। तो चलो कॉलम में भी चेक कर लेते हैं, क्या कॉलम में भी बराबर आएगा, हाँ बराबर आएगा। जैसे यहाँ मैंने आपका सेकंड कॉलम था बी वाई क्यू था, उसमें मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो चाहे सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, चाहे थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करो। देखो थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट मैंने 3 3 3 से मल्टीप्लाई किया, या फिर किसी भी रो, अभी तक मैंने फर्स्ट रो में किया था, अब मैं थर्ड रो में भी करके देख सकता हूँ। थर्ड रो क्या था? थर्ड रो देखो आपका बेसिक एलिमेंट क्या था? थर्ड रो आपका था, ये देखिए डिटर्मिनेंट में, ये रहा आपका डिटर्मिनेंट पी क्यू आर। तो थर्ड रो में 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3p 3q और 3r। ओके, तो ये आपका हुआ 3p 3q 3r से भी हो सकता है, या फिर सेकंड रो में भी कर सकते हो। सेकंड रो में करोगे तो 3x 3y 3z, लेकिन ये साथ में मत कर देना, ये दोनों साथ में मत करना, मतलब किसी एक में ही होगा। इसमें हुआ तो इसमें नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। अगर इसमें हुआ तो इन दोनों में नहीं होगा। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, सेकंड रो में किया है, तो सेकंड रो में किया है तो बाकी किसी रो में नहीं है। देखो सारी रो खाली है, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आई, एक मिनट। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि हम जो है अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ 3 से किया है, तो वो 3 को हम किसी भी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक में ही, सारे में नहीं करना है, वो ओनली वन। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड कॉलम में कर दिया, कोई मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी है। थर्ड कॉलम में ठोक दो, तो थर्ड कॉलम में कहाँ पे किया? देखो इस वाले में किया है। अगर तुमको कहना नहीं मैं रो में करूंगा तो रो में ही कर लो, कौन सी? चलो मैं कह रहा हूँ सेकंड रो में करूंगा तो लो सेकंड रो में कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ थर्ड रो में करूंगा तो लो थर्ड रो में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, इसको मत समझ लेना कि ऊपर भी किया हूँ, ठीक है, नीचे वाले में सिर्फ थर्ड रो में ही किया हूँ। तो इस तरह से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत, कोई बहुत महान प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर अभी एक चीज फिर से, मैं आत्मसंतुष्टि की बात कर रहा था, तो जैसे मैंने क्या बोला कि किसी को नहीं मानना ही, अरे ऐसे कैसे 3 डेल्टा की वैल्यू, मैं मान लूँ कि 3 डेल्टा की वैल्यू ये है तो ये इसी के बराबर आएगी, ऊपर वाले 3 से कर लो, मत मानो। मैं तो कह रहा हूँ इसको सॉल्व करो और क्वेश्चन का आंसर निकालो। जो पुरानी वाली डेल्टा आई थी उसको एक बार सॉल्व करके आंसर निकालो, जो इसका आया था वो देखना इसके, और जो ये वाला आएगा, ये वाले का जो आंसर होगा वो इसके 3 टाइम्स ही आएगा। इस चेक करना आपका आत्मसंतुष्टि वाला काम है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी मान लेते तो अच्छी बात है, और नहीं मानने की जिद है तो भी अच्छी बात है। तो आप यू कैन चेक ओके बाय जस्ट सॉल्विंग, जो कि मैंने ऑलरेडी बेसिक्स मेथड आपको दिए हैं। ओके, तो आई होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं और क्लियर करता हूँ, सो डोंट बी पैनिक, डिस्कस करते हैं इसको। से देखो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। ये देखो एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, था बस क्लियर करने के लिए कि अगर डेल्टा की वैल्यू ABC है, XYZ है, PQR है। अब चलो मौज मौज में मैं क्या करता हूँ, दोनों में K से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैनिपुलेशन दिखाता हूँ कैसे होता है। K बाई K से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आई होप आपको, क्योंकि K से K वैसे ही कट जाएगा तो कोई फर्क तो होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, बस डिटर्मिनेंट में K से डिवाइड किया, K से मल्टीप्लाई किया। दिखाता हूँ प्रॉपर्टी के यूज के लिए क्यों। ठीक है, तो सो ये रहा मेरा K से, एक मिनट, ये आपका 1/K से मल्टीप्लाई, 1/K से नहीं, सॉरी 1/K से मल्टीप्लाई और K से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि K से डिवाइड और K से डिवाइड और K से मल्टीप्लाई किया हूँ। ओके, सो अब थोड़ा सा बताता हूँ एप्लीकेशन क्या किया। तो चलो इस 1/K को मैं यहीं रोक लिया, 1/K को मैंने बाहर रोक लिया, और अब इस K को मैं अंदर ले जाऊंगा। तो कैसे ले जाऊंगा, कैसे अंदर इंसर्ट करूंगा, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, अभी मैंने डिस्कस किया कि किसी भी एक रो
या किसी भी एक कॉलम में इंसर्ट कर दोगे। क्या बताया था, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में इंसर्ट कर दोगे। आई होप आपने पॉइंट नोट किया होगा, तो बस वही कर रहा हूँ। तो चलो बताओ किस रो में इंसर्ट करना है। मैंने फर्स्ट रो में इंसर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे लो फर्स्ट रो में कर दिया कि, तो इस तरह से क्या बोलूंगा, इसकी वैल्यू ये भी है 1/k टाइम्स के ए, या फिर इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है कि अगर 1/k, ठीक है, सॉरी, और ये रहा आपका। अब तुम बोलो कि नहीं मुझे सेकंड रो में करना है, तो सेकंड रो में कर दो भैया। तो पहली रो ऐसे ही लिख दूंगा ए बी सी, ओके। तो सेकंड रो में क्या आ जाएगा, जब के से मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट आ जाएगा के एक्स, ओके। अगला ये क्या आ जाएगा के वाई, तो लो के वाई आ गया। और अगला क्या आ जाएगा के टाइम्स जेड, सॉरी क्या आ जाएगा के टाइम्स जेड। और थर्ड रो तो वैसे ही छप जाएगी पी क्यू आर, सो पी क्यू आर। सो इस तरह से इसकी एक वैल्यू ये भी हो जाएगी। और यही नहीं, इसके अलावा आप थर्ड रो में भी कर सकते हो। अगर ये के को यहाँ नहीं करना है तो फर्स्ट कॉलम में भी कर सकते हो, इस कॉलम में भी कर सकते हो, इस कॉलम में भी कर सकते हो। तो आप सारे में करके देख लेना, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो होप ये जो रो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट था वो क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया सो वी विल मूव अ क्वेश्चन जो पीछे छूट गया था। अब दिखाता हूँ क्वेश्चन होगा कैसे। एक मिनट देखता हूँ अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट ना मिस हुआ हो यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। देखो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। क्या है, पहला एलिमेंट फैक्टोरियल 10, दूसरा फैक्टोरियल 11, तीसरा फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 14। तो हो किसी को फैक्टोरियल से डर नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अगर डर लग रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे ऑलरेडी अगर किसी को लग रहा है थोड़ा सा तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आई विल डिस्कस अबाउट फैक्टोरियल इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर, ओके। वहाँ फैक्टोरियल के बारे में बहुत अच्छी तरह से अवगत हो जाओगे। अभी के लिए बस इतना बेसिक्स जान लो कि फैक्टोरियल की मतलब क्या होती है, मैं बता दे रहा हूँ। वैसे अगर किसी को बेसिक नॉलेज होगा इसका तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, तो उसको मतलब नहीं है इसको जानने का। लेकिन अगर किसी को नहीं है तो जान लो भैया क्या है फैक्टोरियल। जैसे मुझे n जो होता है वो डिफाइंड होता है n(n-1), n-2, 3 to 1, मतलब जो n है वो पीछे एक एक कम होते 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 1 तक पहुंच जाएगा। यही होता है फैक्टोरियल n का मतलब। जैसे फैक्टोरियल 5 मैंने बोला तो इसका मतलब होगा 5 करो पहले लिखो, फिर उससे एक कम 4, फिर उसका 3 से मल्टीप्लाई, फिर उससे एक कम 2, ऐसे करते करते 1 तक पहुंच जाएगा। और एक चीज और, फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है इसको हम ये भी लिख सकते हैं n(n-1) फैक्टोरियल। तो बस थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता दिया हूँ कि फैक्टोरियल n की एक वैल्यू n(n-1) भी होती है। अब ये कैसे होती है ये सब लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। अभी बस क्वेश्चन में ये इसका बेसिक नॉलेज यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो बहुत लोग को पता होगा इसका पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं ज़रा इस पे इसके मेन पार्ट पर मूव करता हूँ। यहाँ पे मैं फैक्टोरियल डिस्कशन नहीं करना है, यहाँ पे मैं ये डिस्कस करना है कि क्वेश्चन में प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रही है, ओके। सो एक मिनट, जैसे ये क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 10 है, ये फैक्टोरियल 11 है, फैक्टोरियल 12 है, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 14। तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी बताई कि अगर फैक्टोरियल n है तो उसको क्या लिख सकता हूँ, n टाइम्स फैक्टोरियल n-1, ओके। एक मिनट, सॉरी, n-1 है, ठीक है, n-1 है। अब बहुत लोग फैक्टोरियल को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बहुत लोग, ये इस तरह कुछ मतलब एक ही है भाई, ठीक है, चाहे इसको लिखो ऐसे भी लिखो, सॉरी जो पूर्ण विराम बोलते हैं ना ये हिंदी में ये वाला ये लिखते हैं। जैसे अभी मैंने ये n फैक्टोरियल, बहुत लोग इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन से आप थोड़ा सा घबराइए मत, वो इस तरह से भी लिख देते हैं बहुत लोग, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये n ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ है, उससे मतलब नहीं है। मैथ्स में मतलब है
क्वेश्चन देखे कैसे होता है, वो तो रिप्रेजेंटेशन कई तरह से हो जाते हैं। सो जैसे अब मैंने क्या किया, फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 10 लिखा। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो रही है इसमें। अब मैं ये जो 11 फैक्टोरियल है इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या बोला था अभी, फैक्टोरियल n की वैल्यू किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, ये होती है n टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ओके, तो इस तरह से अगर मैं इसमें 11 रख दूँ, 11 रख दूँ n की जगह, क्या आ जाएगा, 11 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 10। ठीक है, बस वही लिख दिया, 11 की जगह क्या लिख दिया, 11 इंटू फैक्टोरियल 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 12 पे देखो, 12 पे क्या होगा, मान लो n इज इक्वल टू 12 रख दो। ठीक है, तो 12 की जगह आ जाएगा 12 टाइम्स फैक्टोरियल 12 माइनस 1 11। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक बार फिर इस पर यही वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये n माइनस 1 वाली, कि अगर मैं 11 ले लेता हूँ तो 11 की वैल्यू ऑलरेडी क्या देखो ऊपर दी हुई है, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो वही पुट कर दो या तो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या देखो यहाँ पे, ये देखो ना 11 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। सो होप ये मैंने ये लिख दिया। इसी तरह से अगेन ये 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल रहेगा, और ये 12 क्या जाएगा, 12 इंटू 11 आ जाएगा, और ये 13 क्या आएगा, इसी तरह से 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। अगला 12 12 फैक्टोरियल, अगला 13 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, और ये 14 फैक्टोरियल क्या आएगा, 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। सो होप इसमें किसी को ज़्यादा कंसर्न नहीं करना पड़ा हो। अगर टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा फैक्टोरियल की, डोंट बी पैनिक, आई विल लेटर ऑन डिस्कस। ओके, जब परम्यूटेशन हो जाएगा ना, चीज़ों से डर लगना खत्म हो जाएगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल वगैरह। अभी इतना जान लो कैसे आया, मैंने बता दिया ऑलरेडी डिस्कस करके। बाकी जैसे ये आया ऐसे ही आपका, मैंने बोला सेकंड रो सॉल्व करके देखो खुद कि क्या फैक्टोरियल 12 कैसे आएगा। फैक्टोरियल 12 के लिए क्या करोगे, n इज इक्वल टू 12 रख दोगे, तो 12 रखोगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 12 माइनस 1 11, वही तो लिखा है 12 इंटू 11। अब उसी तरह से 13 लिख दो, तो 13 में क्या आ जाएगा, 13 टाइम्स 13 इंटू फैक्टोरियल 12, और फैक्टोरियल 12 की वैल्यू आपको ऑलरेडी आपने यहाँ निकाली, क्या निकाली, 12 इंटू 11, तो 12 इंटू 11 लिखोगे तो 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11। इस तरह से मैंने सारे कर दिए, इसी तरह से ये भी आएगा। ये आप लेटर ऑन खुद चेक करिए, खुद करिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई कीजिए। अब मैं दिखाता हूँ जादू कुछ। अभी जो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके किसी भी रो में या कॉलम में x से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे चेक करो यहाँ फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो अगर उसमें फैक्टोरियल 10 सब में आ रहा है, देखो इसमें फैक्टोरियल 10 आ रहा है, इसमें भी फैक्टोरियल 10 आ रहा है, और इसमें भी फैक्टोरियल 10 आ रहा है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्या कि मैं पूरे R1 से ही फैक्टोरियल 10 कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। बस ये वही एप्लीकेशन है जो मैंने लास्ट बार बताया। ठीक है, कि अगर पूरे R1 से अगर किसी भी रो या कॉलम में x से मल्टीप्लाई है तो उसमें से मैं x बाहर भी निकाल सकता हूँ। मतलब वही है कि अगर मैं किसी डिटरमिनेंट में x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसी एक रो या किसी कॉलम में x से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जस्ट उसी का उल्टा भी है कि अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसको मैं बाहर भी तो निकाल सकता हूँ ना, तो बस बाहर निकाला हूँ इसको। फैक्टोरियल 10 को मैंने बाहर कर लिया, तो लो मैंने पहला फैक्टोरियल 10 बाहर किया, किसमें से, R1 में से, R1 से बाहर किया, तो क्या बचेगा अंदर बताओ, इस वाले एलिमेंट में क्या बचेगा, अगर आपने फैक्टोरियल 10 बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा, सीधी सी बात है। क्या बचेगा कॉमन करने के बाद, 1 ही तो बचेगा। अगले में अगर आपने फैक्टोरियल 10 बाहर किया तो क्या बचेगा, सिर्फ 11 बचेगा। क्यों, 10 तो आपने, ये फैक्टोरियल 10 तो आपने बाहर कर लिया, तो 11 बचा। ओके, इसमें फैक्टोरियल 10 अगर आपने बाहर किया तो क्या आएगा, 12 इंटू 11 बचा, सो 12 इंटू 11 बचा। ओके, इतना हुआ पहला रो का काम, बस अभी इतना ही देखो, फिर बता रहा हूँ आगे क्या है। सब देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखो रो 2 का तमाशा क्या है। रो 2 में ये क्या है, फैक्टोरियल 11 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी कॉमन दिख रहा है,
यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, तो क्या फैक्टोरियल 11 हो जाएगा बाहर। लो बाहर कर दिया इसको भी, और बाहर किया तो अंदर क्या बचा, इसकी जगह 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 11 तो मैंने बाहर कर लिया, तो ये 1 बचा। अगला यहाँ फैक्टोरियल 11 बाहर किया तो क्या बचा, 12 बचा। लो 12 लिखा। और यहाँ फैक्टोरियल 11 कॉमन किया तो क्या बचा, 13 गुणे 12 मतलब 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 बचा। इसी तरह से रो 3 में, ये तो मेरा R2 से मैंने बाहर किया। अब इसी तरह से रो 3 से मैंने अगर 12 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई मारा है तो वो 12 फैक्टोरियल में बाहर कर रहा हूँ सब में से। तो लो 12 फैक्टोरियल मैंने बाहर कर लिया। ये कहाँ से बाहर किया, रो 3 से। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 1, इसमें 1 बचेगा, 1 बचा। इसमें 13 बचा, लो 13 बचा। इसमें 14 इंटू 13 बचा, 14 इंटू 13 बचा। ओके, तो ये बचा, इस हो गई हमारी मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट की ये हालत हो गई। हमने सिंप्लीफाई करके, एक मिनट, चलो इतना ही काफ़ी है वैसे। कितना, आई होप आपको ये पार्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये कर लिया। अब अंदर क्या ही बचा है, अंदर तो बचे हैं वैल्यूज 3/3 के। तो 3/3 को सॉल्व करना आपको बहुत पुराना पद्धति लगाते हो, क्या ही करते हो इसमें, पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो। तो सॉल्विंग आपका पार्ट है ये इसका, फिर माइनस साइन, -11 इंटू ये वाला पार्ट, ये जो बचा देखो, पहले +1 किया, फिर ये जो अंदर आया मैंने ये लिखा, -11 किया और अंदर आने वाला पार्ट, और फिर +12 इंटू 11 और अंदर थर्ड रो। ठीक है, तो जो इस तरह से जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट हुआ वो मैं, ये आपको खुद का काम है डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, मतलब ये तो आपका बाहर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और ये 3/3 को आपको सॉल्व करना है। ये तो आपको सॉल्व करना बहुत बार डिस्कस किया हूँ, तो आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व किया है, ये आपको खुद सॉल्व करके देखना है क्या आंसर आता है कि नहीं आता है। आई होप आएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये पहले ये आएगा, मैंने सॉल्व किया है और मेरा सॉल्व करने पर आंसर फाइनली आता है। देखना, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12, ये तो बाहर रहेगा और ये जो अंदर पूरे डिटरमिनेंट की मेरी वैल्यू 2 आती है। तुम लोग सॉल्व करना, देखना क्या तुम्हारा भी 2 आता है, देखना। ठीक है, और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आई होप जिसका जिसका आएगा ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपका सीरियसली 2 आ रहा है और फाइनल आंसर ये आ रहा है। ओके, सो होप ये जो क्वेश्चन था थोड़ा हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन था। और एक चीज़ और, ये जो नोट्स वगैरह का है ना, तो आप टेलीग्राम जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको ये नहीं कि यहाँ नोट्स छापना है बैठ करके, यहाँ आपको क्या करना है, बस मेरा मोटिव ये है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इम्प्रूवमेंट करो, कहीं मिस्टेक है कॉन्सेप्ट नोट करो। ओके, सो नोट्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, वहाँ PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो बस यहाँ मेरा मोटिव है, वीडियो को देखो और क्वेश्चन समझो कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, आई होप मेरी बात समझ रहे हो। सो जो आज का कंटेंट है ना, उसको मैं यहीं पे ब्रेक देता हूँ। नेक्स्ट कंटेंट में कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज हम और डिस्कस करेंगे। ओके, अभी प्रॉपर्टीज आएंगी और जो क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, डोंट बी पैनिक, जैसे जैसे एक्सटेंशन करूँगा ना तो वैसे वैसे क्वेश्चंस और उसका जो कैसे सॉल्विंग है वो क्लियर होगा। क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व करना, मैंने बताया, अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। कॉन्सेप्ट समझ के निकलना बड़ी बात नहीं होती है, पर क्वेश्चंस भी कैसे क्वालिटी प्रॉब्लम्स करना ज़रूरी है। अभी तो हम बेसिक्स कर रहे हैं, जैसे जैसे मूव करेंगे तो क्वालिटी प्रॉब्लम्स की ओर मूव करेंगे। सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट कि मैं क्वालिटी प्रॉब्लम्स नहीं ले रहा हूँ, टाइम टू टाइम ही ली जाती है चीज़ें, वरना समझ में नहीं आएंगी। ओके, सो हो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यार, क्योंकि वैसे भी कोई मार्केटिंग तो कर नहीं रहे हम लोग, इसको पेड कोर्स या वगैरह दे रहे हैं। तो बस मैक्सिमम जितना मेरा टारगेट यही है कि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ज़रूरत हो वहाँ तक ये पहुँचे। तो कैसे पहुँच सकता है,
जब आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स को तो ही पहुंचेगा। ओके, तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस, और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। ओके, लगातार प्रैक्टिस कीजिए बस, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।